वेलकम टू स्टडी फंडा मैसेल साहिल। गाइज आज की वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन या डिप्लीशन से रिलेटेड। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डिमोनेटाइजेशन। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड। हम उसके बारे में ही बात करेंगे और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है कि ग्राउंड वाटर डिप्रेशन। बेसिकली 7 दिसंबर 2022 को पेरिस में एक मीटिंग होती है। इसकी मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। और यहाँ पे ये बात निकल के आई कि जो लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है ना पूरे वर्ल्ड में, वो भारत के नॉर्दर्न पार्ट में हो रहा है। ठीक है, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, जहाँ पे आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये वाला जो रीजन है, इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर डिप्रेशन हो रहा है। अब ये ग्राउंड वाटर डिप्रेशन क्या होता है, मैं एक बार आप लोगों को एक देसी भाषा में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टंकी है, पानी की टंकी है। ठीक है, मतलब ना, ये धरती के ऊपर आप रहते हो, इसके नीचे ना पानी होता है, आपको बहुत ज्यादा नीचे खोदना पड़ता है, बहुत गहरा खोदना पड़ता है। जैसे जैसे आप खोदते रहते हो तो आपको पानी मिल जाता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अब जो ये ग्राउंड वाटर है ना, वो पहले फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाता था। लेट्स से आपको XYZ मीटर को खोदने पे मिल जाता था। अब क्या है, अब आप लोगों को ना और ज्यादा नीचे तक खोदना पड़ रहा है, इसको और ज्यादा नीचे तक। ठीक है, फिर भी पानी नहीं मिल रहा। आर यू गेटिंग इट? तो जो ग्राउंड वाटर है ना, जो ग्राउंड वाटर है, वो एक तरह से डिप्लीट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमारा जो पानी का यूजेस है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर से हम लोग पानी निकालते हैं, वो हमारा कुछ ज्यादा ही यूज होता जा रहा है। अब वो यूज क्यों हो रहा है? जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे इरिगेशंस जो है, इरिगेशंस क्या होता है? इरिगेशंस फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने फसल उगाई, ठीक है? फसल उगाने के लिए पानी भी चाहिए होता है। तो जो इरिगेशन होता है ना, यहाँ पे जो 80% इरिगेशन है वो ग्राउंड वाटर के थ्रू ही होता है, यानी कि जमीन से नीचे से पानी निकाल के उसी के थ्रू इरिगेशन होता है। तो इसलिए ग्राउंड वाटर का जो जो ग्राउंड वाटर है, हम लोगों को ज़्यादा निकालना पड़ रहा है। दूसरा क्या है? क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल क्रॉप है, कुछ क्रॉप्स जो होती है वो मॉनसून डिपेंडेंट रहती है, यानी कि मॉनसून आएगा, बारिश होगी झमाझम और यहाँ पे बढ़िया क्रॉप उगेगी। अब क्या, कभी-कभी क्या हो जाता है ना कि मॉनसून फेलियर हो जाता है, यानी कि मॉनसून आता ही नहीं है। वो ला नीनो और एल नीनो को इफेक्ट की वजह से, जो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो अब मॉनसून आएगा नहीं और पानी चाहिए, तो क्या करोगे? तो वही ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन, मतलब कि जमीन के नीचे से पानी निकालोगे। आर यू गेटिंग इट गाइस? कभी-कभी फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। और क्या रीजंस है? और रीजंस है कि वाटर की ना डिमांड बढ़ती जा रही है डोमेस्टिक यूजेस के लिए। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी पानी की। ज़्यादा पानी चाहिए होगा, तो अगर डे टू डे लाइफ से अगर मीट नहीं होगा तो कहाँ से निकालोगे? ग्राउंड वाटर से। और क्या है? इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर नीड। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर नीड, यानी कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, कुछ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ना वाटर की जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? ओके, जो बेसिक बेसिक रीजंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब एक बार जल्दी से ना एक दो फैक्ट देख लेते हैं। पहला फैक्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये कौन से एक्ट के अंडर बनाया गया है? ओके, तो आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपीएससी सिविल सर्विस का 2022 का क्वेश्चन है। और सेम लेवल पे क्वेश्चन आपका सीएपीएफ या सीडीएस में भी पूछा जा सकता है डेफिनेटली। क्लियर है? तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में प्लीज गाइज कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे पता लगता है कि आप लोग कितना एक्टिव हैं। ओके, सिर्फ वीडियो देख के मतलब जाने से क्या फ़ायदा? थोड़ा कमेंट वमेंट भी कर दिया करो, हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 70% ऑफ टोटल वाटर यूज्ड इन इंडिया इज फ्रॉम ग्राउंड वाटर सोर्सेज। यानी कि भारत में 70% जो पानी यूज होता है वो कहाँ से यूज होता है? ग्राउंड वाटर से। क्लियर है? ओके, और नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि यूनेस्को वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का। यानी कि हम ना पूरे संसार में सबसे ज्यादा पानी जमीन से निकालते हैं, ग्राउंड वाटर। क्लियर है? और अभी ऊपर वाला फैक्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ऊपर वाला फैक्ट क्या था कि सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, वो नॉर्दर्न पार्ट में हो रहा है। नॉर्दर्न पार्ट में कहाँ पे? जहाँ पे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। कौन कौन से एरिया में? पंजाब, हरियाणा साइड में। इज दैट क्लियर गाइज? आगे बढ़े, चलो। अब ना ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
लाइन बाय लाइन और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहला है कि इंडिया इज द वर्ल्ड एज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, ठीक है, एंड राइस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, राइस जो है ना वो एक इंटेंसिव वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। कैन यू टेल मी कि मतलब बेसिकली 1 kg राइस को उगाने में कितना क्या पानी लगता है? लाइक जनरल सा फैक्ट है। प्लीज अभी पॉज कीजिएगा और गूगल कीजिएगा। 1 kg राइस को उगाने में ना अराउंड आप लोगों का 3000 से लेके 4000 लीटर पानी लगता है। अगर आप लोग इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि ये सर 3000 से 4000 लीटर कितना होगा, तो जा घर पे जाइए, अपने घर की टंकी में जाइए, अपने घर मतलब जो टंकी होगी ना घर में, ब्लैक या व्हाइट कलर की जो भी होगी, तो वो देखिए या तो 500 लीटर की होगी, 1000 लीटर की होगी, 2000 लीटर की होगी, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप लोग एस्टिमेट लगा सकते हो। अगर 1000 लीटर की टंकी है आपकी, तो आप लोग देख सकते हो 3 से 4 टंकी चाहिए, तब जाके 1 किलो जो राइस है वो उगेगा। आर यू गेटिंग इट गाइस? ठीक है? तो ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इसीलिए जब हम लोग इनको मतलब राइस को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो ये बोला जाता है कि वर्चुअल वोटर का कंसेप्ट निकल के आता है, वर्चुअल वोटर का, ठीक है? कि इनडायरेक्टली हम वोटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। क्लियर है? ओके, तो पहली लाइन यही है कि भारत जो है ना, इंडिया जो है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट एंड राइस का। और यहाँ पे 600 मिलियन फार्मर है। 600 मिलियन फार्मर कितना हुआ, कोई बोलेगा? 600 मिलियन फार्मर का मतलब हो गया 60 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ले रहा एक बार कैलकुलेशन कर लेना, 60 करोड़ ही आएगा, 60 करोड़ ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, the country has achieved impressive food production gains since 1960s due to an increased reliance on the irrigation wells, which allowed Indian farmer to expand production into a mostly dry winter and summer season. ओके, तो ये बोल रहा है कि इंडिया ने 1960s के बाद से ना जो फूड प्रोडक्शन में ना काफी अच्छी एक तरह से गेन किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 1966 के टाइम पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ही क्यों था इंडिया में? क्योंकि हमें व्हीट जो है कहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ता था? हमें व्हीट एक्सपोर्ट करना पड़ता था यूएसए से। और यूएस से हमें ना वो वाला व्हीट भेजता था, यानी कि गेहूँ भेजता था, जो वो अपने सूअरों को देता था, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने नारा दिया था ना, जय जवान जय किसान। उसी टाइम पे 1966 के टाइम पे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ओके? और उसी टाइम पे आप लोग का एमएसपी भी आया था। आप बोलोगे सर इन सब का इनसे क्या लेना-देना? बॉस इनसे लेना-देना है, ठीक है? क्योंकि एग्रीकल्चर का ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से डायरेक्ट लेना-देना इसलिए है, क्योंकि जो भी क्रॉप उगेगी उसको पानी तो चाहिए होगा। और पानी की पूर्ति कैसे होती है? इरिगेशन मेथड के थ्रू। और इरिगेशन मेथड के थ्रू होती है। और वो पानी निकालते कहाँ से? वो निकालते हैं बॉस कुओं से निकाल लिया, ग्राउंड वाटर से निकाल लिया, इस तरह से। क्लियर है? तो इनडायरेक्टली ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इज़ दैट क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। है कि the country that produced 10% of the world's crop is now the world's largest consumer of groundwater and aquifers are rapidly becoming depleted across much of India। तो ये बोल रहा है कि ये इंडिया की बात कर रहा है कि इंडिया जो है ना वर्ल्ड की क्रॉप का 10% है, ठीक है? मतलब कि जितनी भी क्रॉप पूरे संसार में उगाई जाती है ना, उसमें से 10% जो है वो इंडिया उगाता है। और आज के टाइम पे इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर बन चुका है ग्राउंड वाटर का। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ग्राउंड वाटर पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज़। इज़ दैट क्लियर? अब ये स्टेटस है ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन का, कि ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अकॉर्डिंग 230 बिलियन मेट्रिक क्यूब्स ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रोन आउट ईच ईयर, यानी कि हर साल हम 230 बिलियन मेट्रिक क्यूब ग्राउंड वाटर निकालते हैं। किस पर्पस के लिए? फॉर इरिगेटिंग एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, जो हमने क्रॉप्स वगैरह उगाई है उनमें पानी वानी देने के लिए। इज दैट क्लियर? और इसी वजह से जो है ना रैपिड डिप्लीशन होता जा रहा है ग्राउंड वाटर का। नेक्स्ट है कि 89% जो हम पानी निकालते हैं ग्राउंड वाटर, वो हमें कहाँ यूज़ किया जाता है? इरिगेशन सेक्टर में। 89%, ओके? तो ये हाईएस्ट कैटेगरी यूज़र है इंडिया में। दिस इज़ फॉलोड बाय ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ व्हिच इज़ 9% ऑफ द एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर, यानी कि जो डोमेस्टिक यूजेस के लिए हम पानी यूज़ करते हैं ना, मतलब जितना भी ग्राउंड वाटर निकलता है ना, उसका 9% हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ओके? और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम कितना करते हैं? 2%। देखो ऐसे ये इरिगेशन के लिए कितना है बॉस? 89%। डोमेस्टिक यूज़ के लिए कितना सर? 9%। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री जो यूज़ करती है 2%, ओके? तो ये ओवरऑल आपका 100% हो जाएगा। अब अगर आप शहरी वैसे देखोगे 50% जो अर्बन वाटर रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो शहरों में पानी की जो ज़रूरतें हैं वो 50% जो ज़रूरतें हैं, और 85% गाँव में जो पानी की ज़रूरतें हैं वो आप लोगों की ग्राउंड वाटर से ही मीट होती है। इज़ दैट क्लियर गाइज़? प्लीज़ यूज़ दिस फैक्ट इन योर एसे।
ओके, अगर आप लोग इन फैक्ट्स को अपने ऐसे में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इन्फोग्राफिक टाइप है जल शक्ति अभियान का, संचय जल बेहतर कल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉजेज़ क्या है ग्राउंड वाटर इसके, मतलब कि इस कॉजेज़ और इम्पैक्ट क्या हो गए ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के? तो हम एक तो वाटर टेबल जो है वो लोअर होती जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, पहले आपको पानी इतना खोदने पे मिल जाता था, अब आप लोगों को इतना खोदना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? पहले आप लोगों को जैसे ऊपर से खोदते हैं ना, तो यहाँ पे खोदने से पानी मिल जाता था, अब बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है। ठीक है? तो वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि 2032 तक अराउंड 60% ऑफ द एक्वीफर्स इन कंट्री विल बी इन क्रिटिकल स्टेज। जो भी एक्वीफर्स है ना अ भारत में 60% जो है वो क्रिटिकल स्टेज में हो गए, ओके, पहला। दूसरा है फेडरल इश्यू, वाटर क्या है स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है ये ना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो अपने इनको ना नागरिकों को पानी मुहैया कराए, ठीक है? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए एंड ऑल दैट। नेक्स्ट क्या है रिडक्शन ऑफ वाटर इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स। अभी क्या है ना कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशंस की वजह से ना स्ट्रीम्स हो गई, झरने हो गए, लेक्स हो गई, इनमें भी पानी की कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ ना, वो एरियाज़ जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ थे या वाटर डेफिसिट रीजन्स थे, ठीक है? तो यहाँ पे भी अब ऐसे वाली क्रॉप्स उगाई जा रही है जो कि वाटर इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि वो एचवाईवी सीड्स यूज़ करके एचवाईवी सीड्स को यूज़ करके वाटर इंटेंसिव क्रॉप को उगाया जा रहा है, ठीक है? जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सॉइल है, ये सूटेबल नहीं है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप के लिए, तो भी यहाँ पे ना एचवाईवी सीड्स यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ करके यहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाई जा रही है। फिर यहाँ पे पानी भी चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, उगा दिया तो पानी कहाँ से लाओगे? ग्राउंड वाटर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट frequent pumping of water from the ground without waiting for its replenishment lead to quick depletion। ऑब्वियस सी बात है कि तुम बस पानी निकाले ही जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, इससे पहले कि वो नेचुरली एक तरह से रिचार्ज हो, ये ना नेचुरली रिचार्ज होता है, नेचुरल रिचार्ज हो उससे पहले तुम निकाले जा रहे हो, तो क्या होगा कि वो डिप्लेशन होता ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट है कि सब्सिडीज़ ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई एमएसपी फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ऑब्वियस सी बात है, अब देखो होता क्या है ना कि गवर्नमेंट एक एमएसपी होता है, एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये आया क्यों था? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ना हमें एचवाईवी सीड यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ करना था। लेकिन जो किसान है वो काफ़ी स्केप्टिकल थे कि हमें ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पता लगे हम इनको यूज़ कर ले और उतनी बढ़िया से मतलब क्रॉप ना उगे और हमारा नुकसान हो जाए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो गवर्नमेंट ने ना और ये भी इश्यू था कि अगर उग भी गई, तो ऐसी क्रॉप्स को कोई खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा। तो गवर्नमेंट ने किसानों को ये एश्योरेंस देने के लिए कि मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ग्रीन रेवोल्यूशन का एक सक्सेसफुल मॉडल बनाने के लिए तो गवर्नमेंट ने एमएसपी इंट्रोड्यूस किया कि तुम लोग उगाओ ये क्रॉप्स, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे, और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी फिक्स कर दिया कि कम से कम फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए बता दिया जाता था कि अगर तुम ये वाली क्रॉप उगाओगे ना तो आपको मिनिमम इतना पैसा तो मिलेगा ही। तो ऑब्वियस सी बात है किसान कौन सी क्रॉप उगाएगा जहाँ पे उसको सबसे ज्यादा एमएसपी मिलेगा। आर यू गेटिंग इट गाइज? ठीक है, ओके, जिस क्रॉप पे उससे सबसे ज्यादा एमएसपी मिलेगा वही वाली क्रॉप उगाएगा, और जनरली वो होती थी वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ठीक है? तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप की वजह से ऑब्वियस सी बात ही है, और दूसरा रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पे भी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती रहती है। यानी यानी कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी करके बोला जाता है ना, ठीक है? तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी तो दबा के चलाएँगे पंप, ट्यूबवेल, पानी दबा के निकालेंगे नीचे से। आर यू गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट लैंड सब्सिडेंस। A lack of groundwater limit biodiversity and dangerous sinkhole result from depleted aquifers। ठीक है? इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट की वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज़ कॉस्ट फॉर यूज़र एज़ द डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल लोवर द वाटर टेबल, बता चुका हूँ। यूज़र हैज़, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सा पॉइंट है कि पहले आप लोगों को पानी इतना खोदने पे मिल जाता था, अब आप लोगों को इतना खोदना मिलेगा। यहाँ पे जब इतना खोदते थे तो ऑब्वियस सी बात है जो चार्जेस होगा वो थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली यहाँ से। यहाँ पे अगर आप लोगों को ज़्यादा डीप में जाके डेवलप करना पड़ रहा है यानी कि खोदना पड़ रहा है तो यहाँ पे वो चार्जेस भी ज़्यादा लेंगे। क्लियर है ना? ठीक है? तो यही लिखा हुआ है कि दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ वाटर एक्सटेंशन। ओके, वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। अभी क्या होता था ना, फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे समझो, ये जो ये कोस्टल एरियाज है ना, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो जैसे खत्म हो गया, तो नीचे ही नीचे से जो समुद्र का पानी होता था ना वो यहाँ पे मिल जाता था। ठीक है? और जो पानी पानी है ना यहाँ का वो काफी सलाइन हो जाता था, सोल्टी वाटर हो जाता था, जो कि पीने के लायक तो ऑब्वियस सी बात है नहीं है, ना ही डेली यूज के।
ओके, तो यही लिखा हुआ है कि वाटर की जो क्वालिटी है वो काफी डेटेरियोरेट होती जा रही है, क्योंकि ग्राउंड वाटर दैट इज डीप विद इन द ग्राउंड ऑफ्टन ऑफन इंटरमिंगल विद द सॉल्ट वाटर। और ये यहाँ कहाँ पे देखने को मिलता था? कोस्टल एरियाज में, दैट वी शुड नॉट ड्रिंक। ऑब्वियस सी बात है, हमें स्लाइन वाटर, समुद्र का पानी, खारा पानी नहीं पीना चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ना, वो डाटा बताता है कि 34 ब्लॉक्स तमिलनाडु में और 38 ब्लॉक आंध्र प्रदेश में ऐसा, मतलब वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है ना, वो काफी स्लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। ये कोस्टल एरियाज है, तो उसकी वजह से interrupt water cycle. Groundwater depletion interrupt the natural water cycle, putting disproportionately more water into the sea. सिंपल सी बात है, इम्प्रूव इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि खेती वेती एंड ऑल दैट वो सारा पानी पे डिपेंडेंट है। आगे, सो गाइज नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जनरल सा पॉइंट है, पढ़ सकते हो कि इंक्रीज डिमांड, डीए में बता चुका हूँ कि पानी की जो डिमांड बढ़ती जा रही है। इनएडुकेट रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई रेगुलेट थोड़ी ना करे कि किसको कितना पानी निकालना अलाउड है। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट है रिड्यूस वाटर लेवल ऑल्सो शॉर्टन द लाइफ स्पैन ऑफ द वेल। ये पढ़ सकते हैं कि फिफ्थ माइनर इरिगेशन सेंसस रिलीज्ड इन 2017 शोज दैट ए टोटल ऑफ 4 लाख ओपन वेल जो है इंडिया में, वो डी फंक्शन हो चुके हैं 2006 से लेकर 2014 के बीच में। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ वेल्स बिकम डी फंक्शंस इन आंध्र प्रदेश। ये क्यों हो चुका है डी फंक्शन? ऑब्वियस सी बात है भाई कि ग्राउंड वाटर जो है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफी कम होती जा रही है, तो इसमें पानी नहीं आ रहा, कुओं में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु ड्यूरिंग द लास्ट 30 years, ये सारा का सारा है कि अब इससे क्या होगा? अगर वेल जो है, कुएं जो है वो डी फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है, तो जो फॉर फार्मर जो डिपेंडेंट थे इन पे, वेल पे, कुओं पे पानी निकालने के लिए, अब उनको कोई अल्टरनेट सोर्स ढूंढना पड़ेगा पानी के लिए, ठीक है। अल्टरनेट सोर्स क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव नहीं भी होगा तो एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा कॉस्ट तो लगेगी ना, एक एक्स्ट्रा बर्डन तो आ गया ना किसान पे। आर यू गेटिंग इट? सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट, हाँ कुछ एस्टिमेट ये बताते हैं कि 2050 तक इंडिया की जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 22% रह जाएगी। कब से? कंपैरिजन से करंट लेवल के। आज हम जितना पानी यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में 2050 तक जाते जाते हमारी जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है, यानी कि जो इंसान मतलब पानी यूज करता है, जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 22% रह जाएगी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। और नीति आयोग की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018, वहां पे इन्होंने इस सिचुएशन के बारे में ये भी बोला है कि 2050 तक भारत जो है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की वजह से अपना 6% जीडीपी लॉस करेगा। ठीक है, 6% जीडीपी लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिक यूजिस है, ठीक है, जो भी इस पे पानी पे डिपेंडेंट है, ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है, ग्राउंड वाटर नहीं रहेगा तो क्या करोगे? ठीक है, ना तो इंडस्ट्री चलेगी, ना एग्रीकल्चर चलेगा, ना डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर सकते, होगा क्या? पानी के लिए मरोगे, सिंपल सी बात है। बोला भी गया ना कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के लिए होगा, क्लियर है ना? तो सेव वाटर प्लीज, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मेरा ये क्वेश्चन है बॉस, कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में लिखना है, बार बार याद दिला रहा हूँ मैं तुम लोगों को। क्या, कौन से एक्ट के अंडर है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड? ये आपका यूपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए में भी आ सकता है, क्लियर है ना? नेक्स्ट, जल शक्ति अभियान, ये भी कि जल शक्ति अभियान जो है, कैच द रेन कैंपेन, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है टू एनहेंस द ग्राउंड वाटर कंडीशन इन वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक ऑफ 256 डिस्ट्रिक्ट। नेशनल वाटर पॉलिसी, अटल भूजल योजना, तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। वी हैव ऑल डिस्कस दिस टॉपिक्स इन ए ग्रेट डिटेल। ओके, तो अब आप लोग इस पे एक ऐसे अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्या डिमोनेटाइजेशन 2016 में पहली बार हुआ था? डेट 8 नवंबर 2016। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि आज से जो 500 और 1000 के नोट्स है वो बंद हो जाएगी, यानी हड़कंप मच गई पेट्रोल पंप पे। लोग जाके पेट्रोल भरवा रहे हैं जबरदस्ती, लोग राशन पानी खरीदने लगे उन पैसों का। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कल से ये नहीं चलेंगे, है नहीं? ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले थे ना काफी सारा। अगले दिन से, मैं उस टाइम पे कॉलेज में था एक्चुअली, ठीक है, 2016 की बात है, तो मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि आई थिंक दिवाली का टाइम था, पता नहीं दिवाली का टाइम था, दिवाली निकल चुकी थी, आई एम नॉट श्योर। बट ना ऐसा कुछ सीन था कि उनको ना घर पे जाना था, ठीक है, और उनके पास कैश अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है, मतलब जो कैश था वो पुराने वाला था, वो चलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और डिजिटल भी उस टाइम पे शायद इतना नहीं था, मतलब था डिजिटल पर ना काफी चुनिंदा, मतलब कुछ ही लोग थे जो डिजिटल मेथड का यूज करते थे, बहुत कम लोग यूज करते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो केवाईसी का भी लंबाई लफड़ा होता था। ओके,
अब डीमोनेटाइजेशन किया क्यों गया था? ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए, और जो काउंटरफीट करेंसीज है, काउंटरफीट करेंसी यानी कि जो नकली नोट थे ना, उनको खत्म करने के लिए। और क्या था? और एक इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा सर जी? और ऑब्वियस सी बात है ना बॉस, अगर इकोनॉमी में कैश ही नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे? लोग कम खरीदेंगे। लोग कम खरीदेंगे तो क्या होगा? जो चीजें मार्केट में ऑलरेडी पड़ी हुई है, उनकी क्या होगी? उनकी अगर डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ, मार्केट में आलू ही आलू है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, तो क्या करेगा? वो आलू वाला 20 रुपए किलो दे रहा है, वो सोच रहा है कोई खरीद तो रहा नहीं, वो 15 रुपए पे आ जाएगा, 10 रुपए पे आ जाएगा। और यू गेटिंग इट? सेम कंसेप्ट हर चीज पे अप्लाई कर दो, कोई भी चीज हो, चाहे आलू की जगह कुछ भी डालो, अगर कोई खरीदने वाला नहीं है। खरीदने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि लोग के पास लिमिटेड कैश है। लिमिटेड कैश क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो 500 और 1000 के नोट्स है वो बंद हो चुके थे। पहले थोड़ी देर पहले जो 500 और 1000 का नोट्स एक 500 या 1000 की वैल्यू को कैरी कर रहा था, थोड़ी देर बाद वो बस एक पीस ऑफ पेपर में कन्वर्ट हो चुका था। इज दैट क्लियर? ओके। और इवन ना मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, वो बहुत हुआ था 1946 में। ठीक है। दूसरी बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ वो हुआ 1978 में। इस टाइम पे 1000, 5000 और 10,000, हाँ 5000 और 10,000 के नोट भी आते थे। कैसे होते थे दिखाऊं? मैं दिखा देता हूँ, देखो। ये है आपका 5000 रुपए का नोट, ये है आप लोगों का 10,000 रुपए का नोट। ले रहे हैं? 10,000 और 5,000 रुपए का नोट है ये। तो इस तरह के नोट को भी एक तरह से बैन कर दिया गया था। ले रहे हैं? ओके। और 2000 और उस टाइम पे ना वो सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया गया था। 3 दिन में जिसको पैसा एक्सचेंज करवाना ना वो करवा सकता है। और लेकिन अभी जो 2016 में हुआ, यहाँ पे अराउंड 52 डेज का टाइम दिया गया। ठीक है, 52 डेज का टाइम दिया गया। लेकिन जो ये डिमोनेटाइजेशन है ना, डिमोनेटाइजेशन एक तरह से सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। कैसे सर? क्योंकि हमने जितना एस्टिमेट लगाया था ना कि इकोनॉमी में इतना सारा ब्लैक मनी है एंड ऑल दैट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, पूरी इकोनॉमी में 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है। 100 रुपए में से आरबीआई को तो मालूम होगा इकोनॉमी में कितना पैसा है, क्योंकि उन्होंने तो प्रिंट किया है। समझ रहे हो? आरबीआई ने तो प्रिंट किया है। तो आरबीआई ने एस्टिमेट लिया है इकोनॉमी में 100 रुपए है। 100 रुपए में लेट से 30 रुपीज या 40 रुपीज जो है वो ब्लैक मनी में है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड ही नहीं हुआ। ठीक है। ना ही ये टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट हुआ, ना ही बैंकिंग सेक्टर को किसी को रिपोर्ट ही नहीं हुआ। ठीक है। तो ये लोगों ने अपने घरों में दबा के रख रखा है एंड ऑल दैट। 60 रुपीज या 70 रुपीज जो है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। अब जब गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करा, तो एक तरह से इफेक्ट जो है, अगर तुम ये 30 या 40 रुपए इनको एक्सचेंज कराने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो टैक्स अथॉरिटीज है या जो बैंकिंग है वो तुमको पकड़ लेगी, है नहीं? तुम इसको कराओगे नहीं। तो आप लोगों को देखने को ही मिला होगा कि काफी सारे लोगों ने ना भर भर के नोट भी जलाए थे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। क्लियर है? किसी ने अपने पेट्रोल पंप के थ्रू, और किसी किसी ने ना ऐसा भी देखने को मिला था, मंदिरों में जो है ना, जो चंदा होता है, मंदिरों में जो चंदा होता है वहां पे भी 1000, 500 के नोट ऐसे जा रहे थे चंदे में ही। ठीक है। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी बड़े स्केल पे। क्लियर है? लेकिन हुआ क्या? हुआ ये बॉस, जो अभी तो ये मैंने एग्जांपल दिया है कि ये वाला पैसा तो लेट से वापिस आना ही था, क्योंकि ये क्या था, ये व्हाइट मनी था, इसमें कोई इश्यू ही नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 रुपए पूरी इकोनॉमी में, 30-40 रुपए जो है वो एक तरह से ब्लैक मनी है, 60-70 रुपए जो व्हाइट है, मतलब टोटली ठीक है। टैक्स अथॉरिटी सबको मालूम है। ठीक है। ये तो वापिस आना ही था। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज होना था। लेकिन ना, सबसे बड़ी बात यह बॉस, ये वाला पैसा भी वापिस आ गया। ये वाला पैसा भी वापिस आ गया। ये वाला पैसा ना कन्वर्ट होके वापिस आया है। ठीक है। यानी कि जितना एस्टिमेट लगाया था ना कि कम पैसा आएगा एंड ऑल दैट, और बाकी का जो ब्लैक मनी वो खत्म ही हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, एक तरह से वो भी वापस आ गया। अब इसमें इश्यू क्या हुआ? इश्यू ये हो गया, गवर्नमेंट ना ये शायद ये समझने में फेल हो गई कि जो ब्लैक मनी है ना इकोनॉमी में, वो ज्यादातर बॉस कैश की फॉर्म में नहीं है। ब्लैक मनी कैश की फॉर्म में नहीं है। ब्लैक मनी किस फॉर्म में है? वो है स्विस बैंक में। आर यू गेटिंग इट? स्विस बैंक में है ब्लैक मनी, ना कि कैश की फॉर्म में है। कैश में तो चलो ठीक है, तुम जला दोगे। जो स्विस बैंक में है वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो डॉलर वॉलर में वो होगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। तो ब्लैक मनी इसका जो एक ऑब्जेक्टिव था एक तरह से, वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन ये टोटली फेलियर भी नहीं था। ठीक है। क्योंकि उसके बाद ना गवर्नमेंट ने काफी सारी ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाली कि डिस्क्लोज योर इनकम करके। ठीक है। कि तुम अपनी इनकम को डिस्क्लोज करो। अगर तुम लोगों ने इससे पहले टैक्स चुराया भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब तो गवर्नमेंट तुमको ना माफ कर देगी। ठीक है। जितना भी टैक्स बकाया सारा भर दो, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट के बाद अगर पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह की काफी सारी स्कीम्स भी चलाई गई। और जो आईटीआर था, जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, वो भी जो है लोग ज्यादा भरने लगे थे। ठीक है। जो लोग पहले टैक्स चुराते थे अब वो भरने लगे थे। तो ये टोटली भी फेलियर नहीं था, ना ही टोटली सक्सेस था। तो आप लोगों का सीएपीएफ में एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिमोनेटाइजेशन से सक्सेस और फेलियर।
सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है? तो चलिए एक बार ना टेक्स्ट के फॉर्म में इसको वो करते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देखो 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो 500 या 1000 के नोट्स है, ऑब्वियस सी बात है, वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, क्लियर है? ठीक है? इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। 3 मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? एक तो ब्लैक मनी से लड़ना, दूसरा फेक नोट जो है काउंटरफीट करेंसी जो है उनको खत्म करना। तीसरा क्या है, कैशलेस इकोनॉमी की ओर जाना। कैशलेस इकोनॉमी से क्या होगा, अब कैशलेस इकोनॉमी यानी कि डिजिटल ट्रांज़ैक्शन। इससे क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ₹1 किसी को दिया, तो भी आप लोग के पास सबूत रहता है कि हाँ, मैंने ₹1 किसी को दिया, और इस पे ना एक तरह से बैंकों की नज़र रहती है, ठीक है? मतलब कि जो ट्रांज़ैक्शंस होती रहती है ना, कुछ बड़ी ट्रांज़ैक्शन हुई तो बैंकों को पता लग जाता है, क्लियर है? और अभी तो आप लोगों को मालूम होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ना मैं लाइब्रेरी में हूँ ना, तो मैंने ₹10 की मूँगफली खरीदी। मैंने मूँगफली वाले को भी ऑनलाइन पेमेंट की है, ओके? मैं कैश रखता ही नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? और मैं भी आप लोगों को यही सलाह दूँगा कि डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस को ही ज़्यादा अडॉप्ट कीजिए। रीज़न क्या है कि आप लोग किसी को कुछ पैसा दे रहे हो ना, एट लीस्ट यू हैव ए प्रूफ, ठीक है? तो डिजिटल मेथड इज़ रियली सेफ। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव थे, पीछे पूरी स्टोरी सुना चुका हूँ। अब हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री बता दिया कि इससे ये पहली बार तो हुआ नहीं है, 1946 में भी हुआ था, और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जब आई थी 1978 में, तब भी हुआ था। ये 5,000, 10,000, 1,000 के नोट को बैन कर दिया गया था, ओके। अभी इसके बाद में जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो काफ़ी सारे लोगों ने ना पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, इस डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब डिमोनेटाइजेशन को क्यों चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, देखो, जो सेक्शन 26 है आरबीआई एक्ट का, वो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ना किसी भी सीरीज के, मतलब कि किसी भी सीरीज के बैंक नोट को किसी भी डिनोमिनेशन का मतलब क्या हो गया? डिनोमिनेशन का मतलब हो गया 500 का नोट या 1000 का नोट या 100 का नोट, इस तरह का ये हो गया डिनोमिनेशन। एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट क्या हो गया? यानी कि फॉर एग्जांपल ₹1000 की सीरीज है, वहाँ पे नोट का नंबर लिखा होता है, एक सीरीज होती है पर्टिकुलरली। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 7, 5 करके, जैसे 1, 7, 8, 7, 5 है, 1, 8, 7, 6 ये एक तरह क्या हो गई, एक सीरीज़ हो गई, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो सेक्शन 26 है ना रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो अलाउ करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी डिनोमिनेशन के, किसी भी सीरीज़ के बैंक नोट को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन उनको पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है? ओके, ये बोला गया है। अभी जो पेटिशनर है ना, उसने ये आर्ग्यू किया है बॉस, वो बोला कि प्रोविजंस अलाउ करता है कि तुम सिर्फ स्पेसिफिक सीरीज ऑफ करेंसी को ही डिमोनेटाइज कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल आज से ये ₹500 का नोट, ये पर्टिकुलर सीरीज का नोट जो है ना, वो इलीगल है, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है? तुम वो कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2016 में सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल के सारी सीरीज, यानी कि 500 या 1000 के सारे ही नोट बंद हुए थे ना, ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि जिस एक पर्टिकुलर सीरीज नंबर दे दिया गया हो, ये नोट बैन हुआ है, ऐसा तो नहीं बोला गया ना। सारे के सारे, चाहे 500 का नया नोट हो, तुम्हारा पुराना नोट हो, कैसा भी नोट हो, 500 या 1000 का, सारे के सारे बंद कीजिए गए, ठीक है? दूसरा क्या था कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? एक नोटिफिकेशन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन दी गई और ये सब। इवन ना ये भी बोला जा रहा है कि आरबीआई को जो है ना 5 साढ़े 5 बजे ड्राफ्ट दिया गया, डिमोनेटाइजेशन वाला, कि हम ऐसे डिमोनेटाइजेशन करने जा रहे हैं, और रात को 8-9 बजे बेसिकली उसपे बोल दिया गया टीवी पे कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कि आज रात 12 बजे से जो 500 या 1000 के नोट्स है वो बंद बैन कर दिए गए हैं, ऐसे करके, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डिमोनेटाइजेशन को क्यों चैलेंज किया गया। और एक ये भी रीजन था कि जिस ऑब्जेक्टिव को बताया जा रहा था कि हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, एक तरह से वो पूरे हो भी नहीं पाए, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरह से डिमोनेटाइजेशन काइंड ऑफ ए फेलियर, क्लियर है, ठीक है? लेकिन अब भाई हम लोग आर्गुमेंट मतलब वो देखेंगे कि ये फेलियर था या सक्सेस था, ओके? अब इससे पॉजिटिव क्या हुआ? पॉजिटिव यही हुआ कि टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हो गई, आईटीआर लोग ज़्यादा बनने लगे, बता चुका हूँ। ब्लैक मनी से क्या हुआ कि मेन काम क्या था, सबसे बड़ा काम क्या था कि ब्लैक मनी को टारगेट करना। लेकिन बॉस, जो ब्लैक मनी रेफर टू द कैश दैट इज़ नॉट अकाउंटेड, मतलब ब्लैक मनी की डेफिनिशन दे रखी है। लेकिन आरबीआई के डाटा के अकॉर्डिंग जो भी पैसा था, 99% पैसा जो है ना, वो वापिस आ चुका था बैंकिंग सिस्टम में। इज़ दैट क्लियर? यानी कि 15 लाख इक 15.41 लाख करोड़ के जो नोट्स सर्कुलेशन में थे, उसमें से 15.31 लाख करोड़ के जो नोट है, वो वापिस आ चुके थे। क्लियर है? जबकि कम आने चाहिए थे। क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? यानी कि आपने सिर्फ़ इतने से पैसों के लिए पूरा प्रोसीजर किया, डिमोनेटाइजेशंस एंड ऑल दैट, बाद में नए नोट छपवाने की कॉस्ट भी आई होगी, लोगों को परेशानी अलग से झेलनी पड़ी, लोग एटीएम की लाइन में लगे हुए हैं, किसी को हार्ट अटैक, मतलब जो
बूढ़े बाड़े थे ना, उनको थोड़ी इश्यूज़ भी हुए थे, हेल्थ इश्यूज़ भी हुए थे, ठीक है? और क्या-क्या इश्यूज़ हुए थे, जो डेली वेज वर्कर्स थे, ऑब्वियस सी बात है बॉस, उनको ले ऑफ कर दिया गया, यानी कि उनको काम धंधे से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो वर्कर होते हैं, इनके पास थोड़ी ना होगा डिजिटल मीन कि इनको डिजिटल मेथड के थ्रू पेमेंट कर दी जाए उस टाइम पे, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। आर यू गेटिंग इट? हाँ, आज आज के टाइम में अगर देखोगे तो टू सम एक्सटेंट हमारे यहाँ पे डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है? ओके, चलो। सिंपल है बस, टेररिज्म को कर्ब किया गया। हाँ, चूँकि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है ना, वो जनरली कैसे होती है, वो काउंटरफिट करेंसीज़ के थ्रू होती है, नकली नोट हो गया। अगर इवन इफ वो 500 या थाउज़ेंड्स के नोट्स के उस पे भी हो रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है नए नोट मिलना इतना आसान तो होगा नहीं, ठीक है ना? तो जो टेररिज्म है उसको भी वो करने में डिजिटाइज़ेशन ऑफ करेंसी, लोगों के पास पैसा था नहीं तो क्या हुआ? लोगों ने एडॉप्ट क्या किया? कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी। ओके, यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये सब करे थे। स्पॉट इन पैंडेमिक, इमेजिन ए सिनेरियो, अगर कैशलेस इकोनॉमी नहीं हुई होती, यानी कि काइंड ऑफ ऐसे समझो कि अगर डिजिटल जो मेथड्स है पेमेंट के, वो इतना पेनिट्रेट नहीं करते इंडियन इकोनॉमी में, तो ऑब्वियस सी बात है बॉस, जब लॉकडाउन लगा ना, जीना हराम हो जाता लोगों का। समझ रहे हो ना? हमारा उस टाइम पे जो हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था ना, पोस्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद, क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट की ओर जाने लगे थे। तो डिजिटल पेमेंट की ओर जाएँगे तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प किया, कहाँ पे हेल्प किया? पैंडेमिक में, जब लॉकडाउन वगैरह लगे हुए थे ना, ठीक है ना? लॉकडाउन वगैरह लगे हुए थे। क्योंकि एटीएम वगैरह पे तो जाना अलाउड था नहीं, बाहर निकलते ही पुलिस डंडे मारती थी, है नहीं? तो घर से ही सब कुछ हो जा रहा था। क्लियर है ना? आपको जिसको भी पेमेंट देनी थी या कुछ सामान मँगवाना था, वो हो जा रहा था ना? फ़ोन इसके थ्रू, फ़ोन पे या गूगल पे जो भी है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे। क्या ऑब्वियस सी बात है बॉस, डिमांड फेल हो गई, डिमांड कम हो गई। डिमांड क्यों कम होगी? लोगों के पास पैसा नहीं है, बिजनेस क्राइसिस हुए, जीडीपी ग्रोथ कम हो गई, स्मॉल यूनिट्स या शॉप्स जो थी वो पूरी तरह से खत्म ही हो गई एक तरह से। लोगों के पास पैसा था नहीं, लिक्विडिटी शॉर्टेज, कैश टू जो जीडीपी रेशियो है वो भी एक तरह से उसी लेवल पे पहुँच गया जो डिमोनेटाइजेशन से पहले था। क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि उनको ना कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना है, ठीक है? कैशलेस इकोनॉमी यानी कि डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस को उनको प्रमोट करना है। लेकिन बॉस बाद में क्या हुआ ना, इकोनॉमी में उतना ही कैश आ चुका था, ठीक है? डिमोनेटाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमी में जो कैश ना उतना ही आ चुका था। तो जो ये रीज़न था ना, ये कि हम लोगों को कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को प्रमोट करना है, वो उतना अचीव नहीं हो पाया जितना सोचा था, ठीक है? क्योंकि कैश तो आफ्टर ऑल इकोनॉमी में फिर उसी लेवल पे आ गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है फेक नोट। फेक नोट जो है, द नंबर ऑफ फेक नोट इन बैंकिंग सिस्टम जंप्ड बाय 20.4% ड्यूरिंग 2016-17 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। मतलब जो फेक नोट है उनकी भी तादाद बढ़ने लगी थी। नए नोट बनाए उसमें भी फेक नोट आ गए। ब्लैक मनी, ओके, ब्लैक मनी डिमोनेटाइजेशन वाज़ प्रीमाइज्ड, हाँ, डिमोनेटाइजेशन ना इस बेसिस पे किया गया था, एक इनकरेक्ट नोशन के बेसिस पे कि ब्लैक मनी का मतलब है कैश की फॉर्म में। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना बॉस, कैश तो एक उसका एक मामूली सा कंपोनेंट है, 1%। बाकी का जो ब्लैक मनी का 99% जो पैसा होता है जनरली वो कहाँ पे होता है? वो बैंकों में होता है। स्विस बैंक हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, और बाद में जैसे स्विस बैंक में पैसा पड़ा हुआ आपका इसका, तो बाद में ना एफडीआई की फॉर्म में वही आके इंडिया में इन्वेस्ट हो जाता है। क्लियर है? ओके। और बाद में वो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मल वे के थ्रू क्या बन जाता है? एक लीगल मनी बन जाता है। करप्शन, करप्शन काफ़ी मतलब इट इज़ एपेंट दैट करप्शन हैज़ नॉट येट सरपास्ड सिंस डिमोनेटाइजेशन। करप्शन तो होता ही रहता है, मतलब कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था जो बैंकों के साथ नेक्सस वगैरह था, पेट्रोल पंप वालों के साथ था, क्योंकि पेट्रोल पंप पे आई थिंक अलाउड था काफ़ी टाइम तक कि नोट एक्सेप्ट किए जाएँगे, ठीक है? कोई सेपरेट एक्ट नहीं। और जो डिमोनेटाइजेशन हुआ ना 1946-1978 में, तो उस टाइम पे ना एक पर्टिकुलरली एक एक्ट बनाया गया था, पार्लियामेंट में डिबेट की गई थी, तब जाके हुआ था। यहाँ पे तो 2016 में तो डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन निकाल दिया और डिमोनेटाइजेशंस हो गया। कोई पार्लियामेंट में डिबेट नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी रिसेंटली जो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है ना, उसमें जो जजमेंट है 4:1 के उसमें आई है। यानी कि 4 जज ने ये बोला है कि हाँ, डिमोनेटाइजेशन सही था, और एक जो जज हैं, उन्होंने बोला है कि ये सही नहीं था। अभी हम लोग देखेंगे उनके क्या-क्या व्यूज़ हैं। सेंट्रल बैंक ने जो जस्टिफिकेशन दी थी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई ने स्कीम को तो अप्रूवल दे दिया था, लेकिन जो इनकी जस्टिफिकेशन थी ना कि ब्लैक मनी या काउंटरफीट करेंसी को काउंटर करने के लिए वो किया, उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था। अगर क्या 11 लाख पीपल जो है वो क्यू में खड़े हुए थे, 1.5 बिलियन जॉब लॉस हो चुकी थी, और ये सारी जो ये 15 करोड़ जो डेली वेज अर्नर है, वो उनको काम से निकाल दिया गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें।
ठीक है? तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे 2-3 चीज़ें बताना। इसका एक तो वे फॉरवर्ड, इसका डिमोनेटाइज़ेशन का कि आप अगर एग्ज़ाम में आ जाता तो इसका क्या वे वे फॉरवर्ड लिखेंगे, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वो कहाँ से मतलब कि कौन से एक्ट के अंडर इसको बनाया गया था, ठीक है? ये 2 चीज़ें और जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने दोनों के दोनों। डिमोनेटाइज़ेशन, सक्सेस और फेलियर ऐसे है ये दोनों के दोनों ऐसे ही है। दूसरा जो ऐसे है वो है आप लोगों का ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया ये आप लोगों का दोनों का ऐसे है और ये आप लोग ना मैक्सिमम जो है आप लोगों को ये सैटरडे तक सबमिट करना है, ठीक है? सैटरडे को सुबह 10 बजे तक ये सबमिट करना है अपने फाउंडेशन हमारा जो कोर्स चला फाउंडेशन बैच का उसी के जो ग्रुप है उसमें, ओके? आई होप आप लोगों को मालूम होगा इससे पहले जितने भी आप लोगों ने ऐसे पोस्ट किए मैं सबकी सब चेक करता आ रहा हूँ। तो डेफिनिटली ऑब्वियस सी बात है अगर मेरी लिमिट में होगा तो मैं ये भी चेक करूँगा, क्लियर है? अभी ना मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ़ ये बता दूँ अभी जो जजमेंट आई है ना, वो क्या थी ये मेजॉरिटी वर्डिक्ट है, ठीक है? मतलब कि एस ए नज़ीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना एंड वी रामा सुब्रमण्यम। 4 तो ये इन्होंने बोला कि डिमोनेटाइज़ेशन सही था और एक माइनॉरिटी वर्डिक्ट आया है जो बीवी नागरत्ना ये एक लाइक फीमेल है फीमेल जज है, इनका है। तो पहले इनका देख लेते हैं ये क्या बोल दिया। तो इन्होंने बोला कि जो डिमोनेटाइज़ेशन मूव एक्सरसाइज़ ऑफ पावर बाय यूनियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैरी टू लॉ एंड विटिएटेड द आरबीआई एक्ट। यानी कि आरबीआई एक्ट के अगेंस्ट में था ऑब्वियस सी बात है अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा ना, कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को ही आप वो कर सकते हो, पूरे उसको नहीं। 24 घंटे के अंदर किया गया, ठीक है? सेंट्रल बैंक के कोई टाइम नहीं दिया गया कंसीडर करने के लिए। पार्लियामेंट जो कि सेंटर है हमारी डेमोक्रेसी का, ऑब्वियस सी बात है ना बॉस डिबेट करके करना चाहिए था। ऐसे आप लोगों ने रैंडमली कर लिया और आप लोगों ने जो जस्टिफिकेशन दिया कि हमने ब्लैक मनी को काउंटर करने के लिए किया, लेकिन 98% पैसा तो वापिस आ गया ना इकोनॉमी में, तो क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है? और ये मेजॉरिटी वर्डिक्ट है तो वही बोल रहे हैं कि ये बोले कि हाँ मतलब कि जो वो थे ना कि टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी को वो करना, ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव कहीं न कहीं सही थे, ठीक है? नहीं अचीव कर पाए दैट इज़ अनदर थिंग। अब और क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं ना कि आरबीआई के साथ कंसल्ट नहीं किया गया, 6 महीने से बात चल रही थी आरबीआई के साथ, तो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, ओके? और इन्होंने काफ़ी मतलब 52 डेज़ काफ़ी रीज़नेबल टाइम था, पैसे को एक्सचेंज कराने के लिए, जबकि 1978 में तो बॉस सिर्फ़ 3 दिन का टाइम दिया गया था, ठीक है? तो ये आर्गुमेंट इन मतलब कि ये बेसिकली फ़ेवर में है कि डिमोनेटाइज़ेशन लिया ये एक तरह से अगेंस्ट में। अगर आर्गुमेंट अगेंस्ट एंड फ़ेवर में आए तो इस तरह से यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि डिमोनेटाइज़ेशन सक्सेस और फेलियर, ठीक है? आई होप गाइस आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए बॉस ताकि थोड़ी-सी रीच मिले, ठीक है? ऐसा ना मेरा भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता अगर रीच नहीं मिलेगी तो थोड़ा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दैट विल मोटिवेट मी, ठीक है? अभी मैं 2 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों की साइड से मैं एक ही वीडियो में 3-3 4-4 टॉपिक भी डिस्कस कर लिया करूँगा। आई डोंट हैव एनी इश्यू, ओके? सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।